माही जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ सुनीता का देहांत हो गया था। उसके बाद माही के पिता विनोद ने चंपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। चंपा थी तो अनपढ़ लेकिन बहुत कपटी और लालची थी। माही को देखते ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाया करती थी, लेकिन वो विनोद के सामने माही का बड़ा अच्छे से ख्याल रखती, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। वही माही भी चंपा को अपनी माँ की तरह प्यार करती। चंपा और माही के बीच प्यार देखकर विनोद बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन अचानक विनोद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। माही पिता विनोद के इस तरह चले जाने से बिल्कुल टूट गई। पापा, अब मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? प्लीज आप वापस आ जाओ ना। भगवान जी मेरे पापा को वापस भेज दो। ये कहते हुए माही अपने पिता को याद कर रोने लगी। ये देख चंपा माही को दिलासा देने के बजाय डांटते हुए बोली, अपनी नौटंकी बंद कर, तेरा बाप अब वापस नहीं आने वाला, समझी? माँ, अभी क्या बोल रही हो? ओह, लगता है आपको बाबा के जाने का सदमा लग गया है, शायद इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। इतने सालों तक तेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या था? बस सारा दिन भर नौकरानी की तरह घर का काम किया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज से तू घर का सारा काम करेगी। माँ, इसका मतलब इतने सालों से आप अच्छी माँ बनने का ढोंग कर रही थी? हाँ, क्योंकि मुझे इस घर के मालकिन जो बनना था। अब इस घर पर मेरा राज चलेगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? जा जाकर मेरे लिए चाय बना। चाय? पर मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं। रसोई में कदम रखते ही तो सब सीख जाएगी। जा, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे ही सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंपा का ये रूप देखकर डरते हुए माही रसोई में चली गई और चाय बनाते वक्त गलती से चीनी की जगह चाय में नमक डाल दिया। तभी हॉल में बैठी चंदा बोली, कितनी देर लगाती चाय बनाने में? अरे कहाँ मर गई? चाय अभी तक बनी नहीं क्या? इतने में माही चाय लेकर बाहर आई और बोली, ये लो माँ चाय। कमबख्त, पूरा आधा घंटा लगा दिया चाय बनाने में। यहाँ दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। ये कहते हुए चंदा ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, फिर तुरंत ही गरम चाय का कप माही के ऊपर फेंकते हुए बोली, अरे नाशपीटी, ये तूने कैसे चाय बनाई है? सारा मुँह का स्वाद बिगाड़ दिया। जा यहाँ से और मेरे लिए शरबत बना कर ला, और अगर इस बार गलती की तो तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? रोते हुए माही रसोई में चली गई और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। इस तरह आए दिन चंदा माही पर बहुत जुल्म करती, घर का सारा काम करवाती। बदले में माही की सौतेली माँ उसे बासी खाना खाने को देती। एक दिन की बात है, माही हॉल की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ चंदा वहाँ आई और बोली, सुन कल मोही, ये सब काम छोड़ और जंगल के उस पार जा। वहाँ एक बगीचा है जिसमें एक सेब का पेड़ लगा हुआ है। मैंने सुना है उस पेड़ के सेब खाने से कभी बुढ़ापा नहीं आता। पर मैंने सुना है वो बगीचा तो एक जादूगरनी का है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तुझे वहाँ जाना पड़ेगा और मेरे लिए सेब चुरा कर लाना ही होगा। अगर तू मेरे लिए सेब लेकर नहीं आई तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझी? बेचारी माही करती भी क्या और सेब लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। माही के पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थे, वो नंगे पैर ही चली जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसके पैरों में कांटा चुभ गया। लगता है मेरे पैरों में कांटा चुभ गया। बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने जंगल भी पार नहीं किया। अगर मैं सेब लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी और घर से बाहर निकाल देगी। मुझे जैसे तैसे जंगल पार करना ही होगा। इतना कहकर माही दर्द सहते हुए आगे बढ़ती गई। काफी देर चलने के बाद वो उस बगीचे में पहुंच गई जहाँ पर सेब के पेड़ लगे हुए थे। ये देख माही बोली, आखिर मैं पहुंच ही गई। जादूगरनी के आने से पहले मैं फटाफट से एक सेब तोड़ लेती हूँ। ये कहते हुए माही सेब तोड़ने लगी। तभी अचानक जादूगरनी ने माही को सेब तोड़ते हुए देख लिया। फिर वो गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, रुक जा दुष्ट लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सेब तोड़ने की? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ।
ये कहते हुए जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और माही को एक पिंजरे में कैद कर दिया। अपने आप को पिंजरे में कैद देख माही रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी। एक तो गलती करती है और ऊपर से कहती है छोड़ दूं। कौन है तू और तू यहाँ तक कैसे पहुँची? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अपने जादू से कौवा बना दूंगी। नहीं जादूगरनी जी, प्लीज ऐसा मत करना। दरअसल मेरा नाम माही है। मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती मुझे यहाँ सेब चुराने के लिए भेजा था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मार मार कर मुझे घर से बाहर निकाल देती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर माही रोते हुए जादूगरनी को अपनी आप बीती सुनाने लगी। माही की इतनी बुरी हालत देख जादूगरनी को उस पर तरस आ गया और फिर जादूगरनी ने माही को पिंजरे से आजाद कर दिया। उसके बाद जादूगरनी बोली, रोना बंद करो माही, मैं तुम्हारी सारी आप बीती समझ गई। आज के बाद तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। इतना कहकर जादूगरनी माही को चमचमाती हुई सैंडल देते हुए बोली, माही, ये मेरी जादुई सैंडल है। इन्हें पैरों में पहनते ही तुम्हारे पैरों में चुभा कांटा भी अपने आप निकल जाएगा। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी जालिम सौतेली माँ को सबक सिखा सकती हो। साथ ही इन सैंडल की शक्ति से तुम अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकती हो। अब तुम्हें जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हा 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 हा। मुझे ये जादुई सैंडल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। इतना कहकर माही ने खुशी खुशी जादुई सैंडल अपने पैरों में पहना और घर लौट आई। माही को आता देख चंपा बोली, अरे ये क्या? मैंने तो तुझे सेब लाने को कहा था और तू खाली हाथ ही लौट आई। निकल जा मेरे घर से, खबरदार घर पर कदम रखा तो। अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से मेरे बाबा का देहांत हुआ है तब से तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अब और नहीं। ये घर मेरे बाबा का है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो क्या बकवास कर रही है? कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? लगता है आज तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। रुक जा, मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। उसके बाद चंदा ने गुस्से से कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया और जैसे ही वो माही की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ी तभी माही बोली, हे जादुई सैंडल, मेरी मदद करो, मुझे इस दुष्ट औरत से बचाओ। माही के इतना कहते ही जादुई सैंडल की शक्ति से देखते देखते ढेर सारे सैंडल वहाँ प्रकट हो गए और एक एक कर सभी सैंडल चंपा की पिटाई करने लगे। कोई बचाओ मुझे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक कलमोही को जादुई सैंडल कहाँ से मिल गई? तभी जादुई सैंडल ने चंपा की पिटाई करते हुए उसे गांव से बाहर भगा दिया। फिर उस दिन से माही खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई सैंडल से मांग लिया करती। वहीं दूसरी तरफ चंपा रोते हुए अपने भाई जग्गू के घर गई और जादुई सैंडल के बारे में बताया। सारी बात सुन जग्गू ने कहा, तू चिंता मत कर बहना, अभी तेरा भाई जिंदा है। हम आज रात ही उस लड़की का काम तमाम कर जादुई सैंडल अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर उन जादुई सैंडल की शक्ति का इस्तेमाल कर हम दोनों अमीर बन जाएंगे। फिर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए रात होते ही दोनों भाई बहन माही के घर में दाखिल हुए। उस समय माही गहरी नींद में सो रही थी। ये देख जग्गू बोला, बहना, यही सही मौका है, मैं अभी इसे जान से मार देता हूँ। इतना कहकर जग्गू ने डंडे से माही पर वार करना चाहा, तभी डंडा फूलों की माला में बदल गया। ये देख जग्गू और चंपा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर गुस्से में जग्गू ने पास रखा फूलदान उठाया, लेकिन इस बार भी जादुई सैंडल की शक्ति से फूलदान अचानक गायब हो गया। ये देख जग्गू घबराते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है बहना? तुम मुझे किसके घर ले आई हो? कहीं ये किसी जादूगरनी का घर तो नहीं? तभी जादुई सैंडल उनके सामने प्रकट हुई और बोली, दुष्ट औरत, लगता है तू उस दिन की पिटाई भूल गई जो तू अपने भाई को भी यहाँ ले आई। तुम दोनों माही को नुकसान पहुँचाने यहाँ आए हो ना? ठहरो, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। ये सुनते ही चंपा डरते हुए जग्गू से बोली,
भाई चल भाग यहाँ से, वरना जादुई सैंडल पता नहीं इस बार हमारे साथ क्या करेगी। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से भागने लगे। तभी जादुई सैंडल में से एक तेज रोशनी निकली और उन दोनों को मेंढक और मेंढकी बना दिया। अब तुम दोनों मेंढक और मेंढकी बनकर तालाब के किनारे बाकी की जिंदगी बिताओगी, यही तुम दोनों की सजा है। इस तरह दोनों को उनके किए की सजा मिल गई। फिर उस दिन के बाद से माही के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। जादुई पेड़ के केक की बारिश। एक गांव में दिव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या का परिवार बहुत गरीब था। दिव्या के पिता विनय जमींदार के घर बावर्ची का काम किया करते थे। उस काम से विनय को जो पैसे मिलते थे उसी से उनके घर का खर्च चलता था। उनके घर का सारा खर्चा बंधा हुआ था। एक बार दिव्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। ये देखो दोस्तों, मेरी नई गुड़िया। ये गुड़िया बहुत महंगी है, इसे मेरे पापा मेरे लिए शहर से लेकर आए हैं। ये सुनकर उसकी दूसरी सहेली भी बोली, वाओ साक्षी, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा नया टेडी बियर भी किसी से कम नहीं। दिव्या, तुम्हारे पास कौन सा खिलौना है, दिखाओ तो जरा। मैं तुम दोनों के खिलौनों से खेल लूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। मैं तो अपनी गुड़िया किसी को भी छूने नहीं दूंगी, वरना मेरी गुड़िया खराब हो जाएगी। और मेरे टेडी बियर के बारे में तो सोचना भी मत। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हें नया खिलौना ला कर दे? हाँ, मैं कल ही अपने पापा से कहकर नई गुड़िया मंगवाऊंगी। इसके बाद दिव्या अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी नई गुड़िया चाहिए। सबके पास खिलौने हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। ठीक है बेटी, तुम्हें नई गुड़िया दिला दूंगी। लेकिन कब माँ? आप हमेशा कहते हो कि मेरे लिए नए खिलौने ले आओगी, लेकिन कभी नहीं लाती। तुम जिद करना कब से सीख गई? कि तभी बाहर से दिव्या के पिता थके हारे घर आते हैं। आज बहुत जल्दी आ गए आप, थके हुए लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी दिव्या अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे नई गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया ला दीजिए ना। तुम्हारे लिए गुड़िया ले आऊंगा बेटा, अभी जाओ, जाकर बाहर खेलो। दिव्या के बाहर जाने के बाद विनय अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जमींदार साहब ने नए बावर्ची को काम पर रख लिया है। उन्होंने कहा है अब मुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब आपकी नौकरी नहीं रही। हमारा घर का गुजारा पहले ही घिस पिट कर चलता था, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? अभी घर में जितना अनाज पड़ा है कुछ दिनों तक उससे ही गुजारा करना पड़ेगा, उसके बाद कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। उस दिन के बाद से दिव्या की माँ और विनय रोज रात आधा पेट खाना खाकर सोते थे और अपनी बेटी दिव्या का पूरा पेट भरकर उसे सुला देते थे। कुछ दिनों बाद दिव्या का बर्थडे आया। दिव्या की सहेलियों ने फिर से दिव्या के दिमाग में उलझुल बातें भर दी। आज तो तेरा बर्थडे है ना, पर ये क्या, तूने रोज वाले ही कपड़े पहने हैं? कपड़े तो ठीक है, लेकिन आज तेरा बर्थडे का केक तो कटेगा ना? हाँ, मेरे पापा मेरे लिए बर्थडे पर केक जरूर लेकर आएंगे, तुम देखना। और तुम दोनों भी रात को मेरे घर आना, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी। तूने क्या कभी पहले केक खाया भी है? क्यों, मैं केक नहीं खा सकती क्या? आज रात को तुम दोनों मेरे घर आकर देख लेना, मेरे पापा मेरा कितना शानदार जन्मदिन मनाते हैं। बहुत महंगा वाला केक लाएंगे, कह देती हूँ। हाँ। ये कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। दिव्या अपने माता पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं आ सकता? हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं घर में ही चावल में चीनी मिलाकर उसे एक कटोरी में भरकर उसे केक का आकार दे दूंगी और उसमें एक मोमबत्ती रखकर हम उसे केक समझकर काट लेंगे। फिर हमारी बिटिया रानी को उसका जन्मदिन केक के बिना अधूरा नहीं लगेगा। आप दोनों ना मुझे खिलौने लाकर दे सकते हैं, ना ही केक। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी क्या गलती है कि मैं इस घर में पैदा हुई। तुम बहुत बदतमीज हो गई हो दिव्या, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? अपनी माँ की डांट सुनकर दिव्या रोते हुए अपने घर से चली जाती है। आजकल ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ रही है। देखा आपने, ये सब आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। कैसे चली गई वो घर से?
आज उसका जन्मदिन है, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। गलती मेरी है जो मैं उसके जन्मदिन पर उसे एक केक तक लाकर नहीं दे सकता। वो अभी बच्ची है, इसलिए अभी थोड़ी नासमझ है। अब हमें उसे ढूंढना होगा। चलो मेरे साथ, हमें उसे मनाना होगा। इसके बाद विनय और दिव्या की माँ भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए निकल पड़ते हैं। दिव्या चलते चलते अपने गांव के घने जंगल में आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो भला? मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरा नींद खराब कर रही हो? ये कौन बोला? मैं हूँ पेड़, जिसके नीचे बैठकर तुम पिछले आधे घंटे से रोई जा रही हो। मैं थक गया हूँ तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर। अब चुप भी रहो। क्या कहा? पेड़? इतना बोलकर दिव्या फिर से रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ? फिर से क्यों रोने लगी? मैं सबको परेशान करती रहती हूँ। मैं आपको भी परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती। नहीं नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं कर रही बच्ची। मैं तो मजाक कर रहा था। अब मुझे बताओ क्या हुआ? उसके बाद दिव्या उस पेड़ को सारी बात बताते हुए कहती है। मुझे अपने माता पिता से केक नहीं मांगना चाहिए था। मैं गुस्से में घर से निकलकर यहाँ आ गई। वो दोनों मेरी चिंता कर रहे हैं। मुझे घर जाना चाहिए। अच्छा, तो आज तुम्हारा जन्मदिन है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर केक देना चाहता हूँ। क्या मैं दे सकता हूँ? ये सुनते ही दिव्या खुशी से खिलखिला उठती है। हाँ, क्या आप मुझे केक देंगे? कहाँ है केक? मोर की जैसी होती है तारीफ, वैसे ही हो जाए केक की बारिश। पेड़ के इतना कहते ही दिव्या के आसपास जोर जोर से बारिश होने लगती है। ये कैसी बारिश है जो सिर्फ मेरे आसपास ही हो रही है? ये कोई मामूली बारिश नहीं है बच्ची, देखती जाओ कमाल। तभी दिव्या आसमान में देखती है। उसे पानी की बूंदों के साथ केक भी जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे थे। दिव्या केक देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत खास हो। तभी दिव्या को अपने माता पिता की आवाज आती है। दिव्या, बेटी कहाँ हो? बेटी, क्या तुम जंगल में हो? तभी दिव्या अपने माता पिता को आवाज देती है। माँ, पिताजी, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर विनय और दिव्या की माँ दिव्या के पास पहुँचते हैं और वो केक की बारिश देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कैसा अजूबा है? उसके बाद दिव्या जादुई पेड़ और केक की बारिश की सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाती है। दिव्या की माँ उस पेड़ का धन्यवाद करती है। हमारी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ महाराज। आपका बहुत शुक्रिया, वरना हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे केक दे सके। क्योंकि मेरे पास नौकरी भी नहीं है, इसलिए मैं अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ विनय। बारिश से जितनी भी केक जमीन पर आए हैं, तुम सभी केक को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो। और इसके बाद क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद विनय, दिव्या की माँ और दिव्या तीनों मिलकर सारे केक को धीरे धीरे कर अपने घर ले आते हैं और सारे केक को एक कमरे में रख देते हैं। रात होने के बाद दिव्या की दोनों सहेलियां उसके घर आती है। कहाँ है तेरा केक? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तेरे पापा ऐसा केक लाएंगे, वैसा केक लाएंगे। मुझे तो एक भी केक नजर नहीं आ रहा। रुको जरा, सब्र करो। उसके बाद दिव्या एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर केक उन दोनों के सामने लेकर आती है। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। चलो हम तीनों मिलकर केक खाते हैं। वाओ दिव्या, ये केक तो बहुत स्वादिष्ट है। केक खाने के बाद साक्षी और कोमल अपने घर वापस चले जाते हैं। उसके बाद दिव्या अपने पिता से कहती है, पापा, इतने सारे केक का अब हम क्या करेंगे? हम केक की बेकरी खोलेंगे। अगले ही दिन से विनय केक को बेचना शुरू कर देता है। केक बहुत स्वादिष्ट और दिखने में शानदार थे,
इसलिए अच्छे खासे दाम में बिके। केक को बेचकर विनय ने अपने परिवार के लिए एक बहुत शानदार घर खरीदा और अपनी छोटी सी बेकरी को बड़ी बेकरी बना दिया। अब विनय के परिवार को किसी चीज की कमी नहीं थी। रात में चांद की चोरी। चंदनपुर गांव में चुनमुन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब चुनमुन बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चुनमुन मंद बुद्धि थी। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। चुनमुन की इस आदत से उसकी दादी बहुत परेशान रहा करती थी। एक सुबह, चुनमुन बेटी, बाजार जाकर मेरे लिए एक सुई लेकर आओ, मुझे कपड़े सिलने हैं। और हाँ, जरा ध्यान से लाना सुई, रास्ते में कहीं गिरा मत देना। चुनमुन बाजार जाकर एक सुई खरीद लेती है, पर आते वक्त धूप इतनी ज्यादा हो रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला जो गाय के लिए घास फूस ले जा रहा था। उसने बैलगाड़ी वाले से घर तक छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, पर पीछे मेरी गाय बकरियों का चारा रखा है, संभाल के बैठना। चुनमुन बैलगाड़ी में बैठ गई। ये सुई इतनी छोटी है कि अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में गिर गई तो मिलेगी नहीं। क्यों ना मैं इस सुई को चारे की गठरी में फंसा दूं। चुनमुन ने सुई को गठरी में फंसा दी। कुछ देर में चुनमुन अपने घर पहुंच गई। अरे बिटिया, तू आ गई, ला दे सुई। अरे दादी, सुई तो बैलगाड़ी में ही रह गई। कैसे रह गई? चुनमुन ने दादी को सारी बात बताते हुए कहा। तुमने ही कहा था संभाल के लाना, और मेरी क्या गलती है? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि कब दोगे, या ये ऐसे ही डब्बा गोल रहेगी? इसका बाप इतना समझदार था, उसका बस चलता तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ले आता। और एक ये है, एक नंबर की पगलेट, क्या होगा इसका मेरे मरने के बाद? दादी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? और रही बात चांद लाने की, तो देखना एक दिन मैं भी चांद लाकर दिखाऊंगी। इतना बोलकर गुस्से से चुनमुन वहाँ से चली गई। हे भगवान, देखो इस पगलेट को, मैंने चांद तोड़कर लाने की बात कही तो सच में चांद लाने की बात करने लगी। भगवान सद्बुद्धि दे इसे। चुनमुन बगीचे में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अब चांद लाकर दिखाना ही पड़ेगा। चुनमुन दिन रात आसमान से चांद लाने की तरकीब सोचने लगी। वैसे तो आसमान बहुत ऊंचा है, मैं चांद पर कैसे जाऊंगी? अगर मैं सीढ़ियाँ बनाऊं और उस पर चल के चांद तक जाऊं तो हाँ, यही एक तरीका है चांद तक पहुँचने का। दिन बीते, महीने निकले और फिर कुछ साल। अब चुनमुन 18 साल की हो चुकी थी और इन कुछ सालों में चुनमुन ने बहुत बड़ी सीढ़ियों का जीना बनाया जो कि सीधा आसमान तक जा रहा था। ये देख गांव वाले बोले, अरे ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अरे इतनी सयानी हो गई है और ऐसी बचकाने हरकतें कर रही है। उसी गांव में राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन सीमा गुस्से से बोली, अजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले तो कहते थी कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चांद तारे तक तोड़कर ला सकते हो। अब कहाँ गए वो सारे वादे? अरे भाग्यवान, वो तो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डायलॉग मारकर पटाता है। अच्छा, वो सब झूठ था? मुझे करवा चौथ पर चांद मेरे हाथ में चाहिए। अरे यार, मुझे क्या पता था ये बेवकूफ प्यार मोहब्बत की बातें को सच मान बैठ जाएगी। अब मैं इसके लिए चांद कहाँ से लाऊं? परेशान राजू बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। तभी उसे चुनमुन का जीना दिखता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आया और वो चुनमुन के घर के बाहर ही छुप गया। रात होते ही चुनमुन के सो जाने के बाद वो जीने पर चढ़ने लगा। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद राजू आसमान तक पहुँच गया। बाप रे बाप, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे। और कुछ ही देर में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राजू चांद तक पहुँच गया। आखिरकार मैं चांद तक आ ही गया। राजू चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आ गया और चुपचाप अपने घर की कोठरी में छुपाकर रख दिया। अगली रात को जब चांद नहीं निकला तो सब लोग हैरान परेशान हो गए। अरे आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है बिना चांद के। भाई आज बादल भी तो कितने छाए हैं आसमान में, शायद बादलों में ही छुप गया होगा चांद। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे ये चांद कब निकलेगा? कितनी भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लगता है रोज की तरह चांद आज भी नहीं निकलेगा। इधर सीमा ने घर में तांडव मचा रखा था। कहाँ है चांद?
मैं आज भूखे रह जाऊंगी, पर जब तक चांद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो धीरे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जरा आँख बंद करो। राजू सीमा को आँख बंद करवाकर कोठरी में ले गया। अब खोलो अपनी आँखें। जैसे ही सीमा ने अपनी आँखें खोली तो चांद को अपने सामने देख खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, आप तो सच में चांद की चोरी कर लाए मेरे लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते हो। पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं, वरना गांव वाले मुझे चिता पर लेटा देंगे, समझी? और तू विधवा हो जाएगी। यहाँ सीमा साक्षात चांद की पूजा कर व्रत खोलती है और वहाँ सारी गांव की औरतें अभी भी चांद की झलक पाने का इंतजार कर रही थी। अब गांव वाले परेशान होने लगे। वैसे सोचने वाली बात है, कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक छाए नहीं रहते। अब तो करवा चौथ के साथ साथ पूर्णिमा भी है, चांद का निकलना तो स्वाभाविक है। गाँव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? अरे भाइयों, लगता है ये चुनमुन का ही काम है। वही कितने सालों से जीना बना रही थी। हम सबको लग रहा था वो मजाक था, और देखो उसने ही चांद की चोरी की है। चलो उसके घर चलते हैं उसे सबक सिखाने। सारे गांव वाले मिलकर चुनमुन के घर पहुँचे। अरे नाशपेटी चुनमुन, तूने तो सच में ही चांद चुरा लिया। गांव की सारी औरतें भूखी प्यासी चांद निकलने का इंतजार कर रही है। पर मैंने चांद नहीं चुराया है। मैं चांद चुराने जाती उससे पहले ही चांद निकलना ही बंद हो गया। गांव की सारी औरतें चुनमुन को भला बुरा कहकर वहां से चली गई। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। चांद भी भला कोई चुराने की चीज है? पूरे संसार में अंधेरा पड़ा हुआ है। औरतें व्रत खोलने को बैठी है। पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से। चुनमुन सबके सवालों से परेशान होकर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। आखिर ये किया किसने? मुझसे पहले कौन गया होगा चांद चुराने? बहुत सोचने के बाद चुनमुन टहलते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आता दिखाई दिया। अरे अरे, इतना तेज प्रकाश! चलो चलकर देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। चुनमुन जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ी, उसे राजू की पत्नी सीमा की बातें सुनाई देने लगी। सुनो जी, अगर हम चांद को बेचेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं समझी। जीना बनाने में इतने साल मेहनत मैंने की और चांद इसके कब्जे में है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। राजू एक बहुत बड़े सेठ से चांद बेचने की बात करता है। इससे पहले कि राजू चांद को बेच पाता, तभी सही मौका देखकर चुनमुन ने राजू के घर से चांद को चुरा लिया। चांद का आकार अमावस्या आते आते गायब हो जाएगा। इससे पहले कि अब कोई घटना घटे, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। चुनमुन चांद को अपने कमरे में रख लेती है। अरे कलमुही, ये चांद तेरे पास कैसे आया? मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। चुनमुन ने अपनी दादी को सारी बात बताई। राजू चांद को ढूंढते ढूंढते चुनमुन के घर जा पहुंचा और चुनमुन की सारी बातें सुन ली। यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही चुनमुन से नाराज हैं। क्यों न आग में घी डाला जाए। राजू शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया। चुनमुन और उसकी दादी ने मिलके चांद की चोरी की है। देखो दादी, इन गांव वालों ने हमेशा ही मेरा मजाक बनाया है। आज भी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दादी चलो मेरे साथ, हम इस गांव में अब नहीं रहेंगे। सारे गांव वाले गुस्से में चुनमुन के घर पहुँचे। गाँव वालों को आता देख चुनमुन अपनी दादी का हाथ पकड़कर फटाफट से जीने पर चढ़ गई और चांद पर पहुंचकर जीने को ऊपर खींचकर चांद पर रख लिया, ताकि कोई गांव वाला चांद पर ना आ पाए। अब चांद आसमान में चमकने लगा और चुनमुन अपनी दादी के साथ वही चांद पर खुशी खुशी रहने लगी।